हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज और फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका हमारे प्लेटफॉर्म अर्थ स्काई आईएएस पे। आज हम लोग देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो बीपीएससी में पूछे गए हैं, बिहार स्पेशल से संबंधित क्वेश्चंस। उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए कि बिहार में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बीपीएससी में या फिर अन्य एग्जाम्स में। तो यहाँ पे हम बीपीएससी की ही सिर्फ बात करेंगे, बीपीएससी को फॉलो कर रहे हैं, उसी एग्जाम को फोकस करके हम ये पढ़ा रहे हैं। तो बीपीएससी स्पेशल इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो बिहार स्पेशल से संबंधित पूछे गए हैं, हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो पिछले 15 सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो दिस इज मी कुमार पंकज और शुरू करते हैं हम आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे बीपीएससी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और हमारी ये अर्थ स्काई आईएएस की टीम है जहाँ पे अनुभवी शिक्षकों के माध्यम से हम आपको ये जो है प्लेटफॉर्म को रन कर रहे हैं और आपको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। तो आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। हमारा प्लेटफॉर्म भी है अर्थ स्काई आईएएस के नाम से, आपको ऐप भी मिलेगा, तो आप ऐप से भी जुड़ सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके आप अर्थ स्काई आईएएस अगर लिखते हैं तो आप ऐप से जुड़ जाइए और वहां पे ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ या फिर दूसरी मुख्य जरूरी जानकारियां, न्यूज, करंट अफेयर आदि वहां पे देखने को मिलेगा। तो आप वहां पे भी जाके हमसे जुड़ सकते हैं। आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सब क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इसमें who among the following proposed Humayun that if he was allowed to take over Bengal, he would dedicate it to Bihar and pay an annual tribute of 1 million dinars? शेर खान, बैरम खान, बहादुर शाह, उपयुक्त में से एक से अधिक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब आपके लिए इजी हो गया है कि अब ये ऑप्शन हटा दिया है आयोग ने, तो अब आपको सिर्फ 4 ऑप्शन ही मिलेंगे और उनमें आप एलिमिनेट इजीली कर पाएंगे। बट आपको यहाँ पे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन देखने मिलेंगे। और यहाँ आपको पूछ रहा है कि इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। तो ऐसा किसने किया था? आप तुरंत अपना आंसर करेंगे और बताएंगे कितने आंसर आपने सही किए, कमेंट में बताइएगा। और इसका आंसर दोस्तों जो है वो हो जाएगा सही ए, शेर खान ने ऐसा किया था। शेर खान ने, जो जिसको आप शेरशाह सूरी के नाम से भी जानते हैं, हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। ठीक है, तो शेरशाह सूरी के नाम से भी आप इनको जानते हैं और शेर खान भी इनका नाम था। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इन्होंने हुमायूं को प्रस्ताव दिया कि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए और इसके बदले में बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख रुपए की जो है वार्षिक भेंट भी प्रस्तुत करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे आप इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने मिलेगी कि ऐसा हुआ नहीं, हुमायूं ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एक और बनता है वो बनता है, शेरशाह ने चौसा का लड़ाई कब लड़ी? तो ये 1539 में, और कन्नौज जिसको बिलग्राम की भी लड़ाई कहा जाता है, ये 1540 में लड़ी। यहां से क्वेश्चन बनते हैं 1539 का जो ये लड़ाई है जो लड़ी गई, आपका चौसा का युद्ध कहते हैं इसको, यहां से क्वेश्चन पूछता है। 1540 में आपका बिलग्राम का युद्ध है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। तो आपसे यहाँ पे सीरियल में लगाने को कह देता है और आपसे दे देगा 4 ऑप्शन और आपसे कहेगा इनको जो है सही से लगा दीजिए, क्रम में लगा दीजिए। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और पीवाईक्यू देखने का यही एक महत्वपूर्ण रोल होता है या एक फायदा होता है कि आप समझ पाते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपको देखने मिल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय किनके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, उपयुक्त में से एक से अधिक है और उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय धर्मपाल, देवपाल, गोपाल, मोर देन वन ऑफ द अबव एंड नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आप मुझे बताइए, किसने इसका जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी? तो आपको वीडियो पॉज करके आंसर कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे आंसर आप जल्दी इजीली कर भी पाएंगे। इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। धर्मपाल ने ऐसा किया था, जो पाल वंशीय शासक था और उसने 8वीं शताब्दी में जो है ये किया, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया। तो यहाँ पे धर्मपाल सही आंसर हो जाएगा।
और आप अपने स्कोर मुझे जरूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना रहा इस 25 क्वेश्चंस में। बाकी 25 भी फिर हम डिस्कस करेंगे, ऐसे 25 करेंगे ताकि आप इजीली इनको देख पाए और अपनी पढ़ाई को और महत्वपूर्ण कर पाए। तो आंसर हो जाएगा ये धर्मपाल। ये बिहार के भागलपुर जिले में अंतीचक गांव स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना, तो ध्यान रखिएगा विक्रमशिला कहाँ है, भागलपुर जिले में पड़ता है बिहार में। 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने की थी। ये मध्यकालीन भारतीय इतिहास में इस विश्वविद्यालय का महत्वपूर्ण स्थान था। यहाँ बौद्ध धर्म एवं दर्शन के अतिरिक्त न्याय, तत्व ज्ञान आदि का अध्ययन मिलता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि सनातनी विरोधी बख्तियार खिलजी ने, ये क्वेश्चन बनता है बीपीएससी में, ध्यान रखिएगा। मैं आपको ऐसी चीजें बताते चलूंगा जहां पे आपको क्वेश्चन और भी मिल सकते हैं। तो बख्तियार खिलजी ने जो है नष्ट कर दिया था 1203 ईस्वी के आसपास इस विश्वविद्यालय को। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को किसने जो है नष्ट किया। तो बख्तियार खिलजी, जिसको माना जा सकता था कि बौद्ध धर्म के सनातनी या विरोधी था ये बख्तियार खिलजी, और इसने 1203 ईस्वी के पास आक्रमण करके विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। आंसर आपका मैं बता चुका हूं, धर्मपाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। बिहार स्पेशल के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा जाता है कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो who among the following was the first governor of Bihar? Sir James David Sifton, Sir Hugh Doe, Sir Maurice Garnier Hallett, या none of the above या more than one? बताइए कौन था बिहार का पहला गवर्नर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या है बिहार के प्रथम राज्यपाल का नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सर जेम्स डेविड सिफ्टन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो है पहले जो है गवर्नर थे बिहार के। 1936 की मैं बात कर रहा हूं। 1 अप्रैल 1936 को बिहार संयुक्त प्रांत के दक्षिणी भाग को काटकर जब उड़ीसा बनाया गया, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1936 को बिहार संयुक्त प्रांत के दक्षिणी भाग को काटकर उड़ीसा प्रांत का गठन हुआ। इसके उपरांत सर जेम्स डेविड सिफ्टन जो है 1 अप्रैल 1936 से 10 मार्च 1937 तक ये गवर्नर के तौर पे इन्होंने जो है अपनी सेवाएं दी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले स्वतंत्रता पश्चात बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, जो कि कई बार पूछा जाता है, तो स्वतंत्रता पश्चात थे जयराम दौलत राम। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, जयराम दौलत राम। अगर आपसे पूछता है स्वतंत्रता पश्चात, ठीक है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उसकी स्वतंत्रता पश्चात अगर पहला गवर्नर पूछेगा तो फिर आप जयराम दौलत राम करेंगे। अगर आपसे पूछेगा ऐसे ही सीधे कि बिहार के पहले गवर्नर कौन थे, तो आप सर जेम्स डेविड सिफ्टन का नाम बताएंगे। दोनों चीजें याद रखिएगा, क्वेश्चन कई बार ऐसे आता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत हो जाता है आता हुआ क्वेश्चन। बट जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको पता होता है कि हमारी गलतियां कहाँ हो रही हैं और फिर हम ऐसी गलतियां करने से बच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस। ठीक है, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ये एक लेखक है, इसके लेखक पूछ रहा कौन थे। महात्मा गांधी एंड बिहार एंड सम रेमिनिसेंस एक पुस्तक के लेखक यहाँ पे पूछ रहा कौन थे। बताइए इसका आंसर। जेपी नारायण, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, ठीक है, एक पूरी पुस्तक है, इसके लेखक पूछ रहा कौन है। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या आंसर है, सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित पुस्तक का प्रकाशन इसका 1949 में हुआ था। तो यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस नामक पुस्तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। पुस्तक का प्रकाशन गांधी जी की मृत्यु के उपरांत 1949 में हुआ था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कुछ महत्वपूर्ण कृतियां और भी पूछ लेता है क्वेश्चन, क्योंकि बिहार स्पेशल की हम बात कर रहे हैं। तो चंपारण में सत्याग्रह इनकी पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, इसका नाम याद रखेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिस्ट्री में ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है, इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है। तो 1946 में लिखी थी बांकीपुर जेल से राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, और
ये आत्मकथा है, इंडिया डिवाइडेड बेसिकली। चंपारण में सत्याग्रह इनकी पुस्तक है। महात्मा गांधी और बिहार इनकी बहुत शानदार पुस्तक है। कुछ यादें 1949 में आई, वो बहुत पुस्तक है। बापू जी के कदमों में इनकी पुस्तक है, और आजादी के बाद से भी इनकी पुस्तक है। याद रखिएगा, इनमें बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें बिहार में पूछी जाती हैं, ध्यान रखेंगे। चंपारण में सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी और बिहार, कुछ यादें, ठीक है, और बापू के कदमों में, और आजादी के बाद से। ये ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तकें बहुत शानदार पुस्तकें हैं, और क्वेश्चन इनसे बनता है। नेक्स्ट है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर बताइए दोस्तों, कौन सा है? ऑप्शन है ल्यूक चर्च, स्टीफन चर्च, पेस्टर्स मैंशन, मोर देन वन ऑफ दी अबव। यानी ल्यूक चर्च, स्टीफन चर्च, पादरी की हवेली, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? ए बी सी डी ई। आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर बताइए, और मुझे टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कितना आपने सही किया। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो मेहनत करिए। इसका आंसर हो जाएगा पादरी की हवेली, यानी पेस्टर्स मैंसन। इसका सही आंसर है, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर है पादरी की हवेली। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर। इसे सेंट मैरी चर्च के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा नाम है सेंट मैरी चर्च। ऑप्शन में आ जाए तो कंफ्यूज मत होइएगा, सेंट मैरी चर्च के नाम से भी इसको जाना जाता है। सर्वप्रथम रोमन कैथोलिक के बिहार आगमन पर यह बनाया गया था 1713 ईस्वी में। ये भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये गौथिक शैली पे बना हुआ है। ये भी आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है बिहार में। मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे आपको पहले भी डिस्कस किए हैं कि जहां आपसे पूछ लेता है शैली से क्वेश्चन कि किस शैली पे बना हुआ है। तो ये गौथिक शैली पे बना हुआ है, ध्यान रखना है आपको। और इसके वास्तुकार थे, आर्किटेक्चर टेक्ट है इसके टेरेटो, ठीक है। आर्किटेक्ट कौन है? टेरेटो है। हालांकि इतना नहीं बनता, बस गौथिक शैली, इसका सेंट मैरी चर्च नाम आप याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, दिवंगत अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, जिन्होंने, उनके मंचीय नाम अशोक कुमार से भी जाना जाता है। तो अभिनेता कुमुदलाल गांगुली, उन्हें नाम जाना जाता है अशोक कुमार से भी। वो कह रहा है बिहार के निम्नलिखित किस शहर में उनका जन्म हुआ था? ये क्वेश्चन बिहार स्पेशल से पूछा गया है, ठीक है। तो लेट एक्टर कुमुदलाल गांगुली, also known by his stage name अशोक कुमार, was born in which of the following cities of बिहार? ऑप्शन है मुंगेर, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा भागलपुर, बी यहाँ पे सही आंसर होगा। अशोक कुमार जो कि एक बहुत फेमस अभिनेता रहे, कुमुदलाल गांगुली इनका नाम था, ये भागलपुर से संबंधित थे, बी यहाँ पे सही आंसर है। बिहार के भागलपुर शहर में एक मध्यम वर्गीय बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था, और इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया 1988 में। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया 1999 में। इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया था ये। पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? बिहार में किस स्थान पर बनाया गया है? तो द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट has been built at which location in बिहार? ऑप्शन है दिलवारपुर दरभंगा, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने जमालपुर दरभंगा, तीसरा कदीराबाद दरभंगा। तो दरभंगा के ही इसमें नाम दे रखे हैं, और आपको सही आंसर बताना है कि कहां पे है पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र, ठीक है। कई बार हम करंट अफेयर से पढ़ के चले जाते हैं कि दरभंगा में निर्माण हुआ, और इसमें पूछ लिया कि दरभंगा के भी अंदर आप जगह बताइए। तो ये पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बिहार में कदीराबाद दरभंगा में जो है बनाया गया, ये ध्यान रखेंगे। सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कदीराबाद दरभंगा। ये देख सकते हैं सी आंसर है यहाँ पे। बिहार का प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र आधिकारिक तौर पर खोला गया है। इसकी क्षमता 2 मेगावाट है, और इसकी तैयारी की देखरेख बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, यानी जिसको BREDA बोलते हैं, वो इसको कर रही है देखरेख। अगला क्वेश्चन है, 2019-2020 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये पुराना क्वेश्चन हो गया है 2019-20 का, पर ध्यान रखिए पर कैपिटा इनकम से क्वेश्चन आता है बिहार में। और अभी आप याद रखेंगे शिवहर जिले की पर कैपिटा इनकम जो है सबसे कम है, अगर अभी भी क्वेश्चन आता है। और जब ये क्वेश्चन आया था 2019-20 में, तब भी शिवहर ही इसका आंसर था, तो यहाँ भी शिवहर ही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 2019-20 की अब इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी भी अगर आपसे शिवहर की जो है पर कैपिटा इनकम पूछ ले तो 19,000 प्लस है,
तो 20,000 के 20,000 से कम है। ठीक है, इस तरह जो है इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में बोला गया कि अभी भी शिवहर और अररिया जैसे जिले जो हैं अरवल और ये उनकी अभी भी जो है पर कैपिटा इनकम कम है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा 3 जिले 3 डिस्ट्रिक्ट आप मुझे बताएंगे बिहार के जिनकी पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। ठीक है, आपका लिए क्वेश्चन है 3 डिस्ट्रिक्ट आप मुझे बताइए जिनकी पर कैपिटा इनकम कम है। ठीक है, पर कैपिटा इनकम कम है। और पटना के बाद ऐसे 2 जिले बताएंगे जिनकी कैप जो है पर कैपिटा इनकम सबसे ज्यादा है। तो पटना पहले पे है, आप दूसरा और तीसरा मुझे बताएंगे कौन से हैं। और 3 डिस्ट्रिक्ट में मैंने सबसे नीचे बता दिया आपको शिवहर, और आप बताएंगे कि इससे थोड़ी ज्यादा किसकी है और उससे थोड़ी ज्यादा किसकी है। तो नीचे से 3 ऊपर से 3 आप बता दीजिए। ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने मिलता है एग्जाम में भी। ठीक है, तो ये यहाँ वैसे तो दिया हुआ है, जो पुरानी चीजें हैं वही पुरानी चीजें यहाँ भी देखने मिलेंगी। शिवहर के बाद अररिया आता है और यहाँ भी अररिया ही दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद सीतामढ़ी आता है, तो ये सीतामढ़ी दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसी क्रम में आप मुझे बताएंगे कि क्या चीजें जो है अभी के संदर्भ में है। वर्ष 2020-2021 के लिए नीति आयोग एसडीजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एसडीजी गोल से स्कोर पूछ लेता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको जब करंट भी पढ़ा रहा हूं तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं कि स्कोर जरूर याद रखिए। स्कोर पूछे जाने का बिहार में ट्रेंड है, जिससे गलतियां हो जाती हैं। तो एसडीजी गोल के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर कितना रहा, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो आगे ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का वैसे यहाँ पे कोई मतलब बनता नहीं है, 100 में से 52 रखा गया था, सी आंसर यहाँ हो जाता। बट इसको क्योंकि ये पुराना हो गया तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2022 में भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग से सम्मानित किया गया है। तो बिहार का एप्लिक यानी खतवा, P29, बिहार के सिक्की घास उत्पाद, मिथिला मखाना। ठीक है, तो ये बहुत आंसर इजी आंसर है आपके लिए कि बिहार में कितने जीआई टैग कितनी चीजों को दिए गए हैं। आप जानते हो बिहार में बहुत सारी चीजें हैं, शाही लीची है, मधुबनी पेंटिंग है, जर्दालू आम है, कतरनिया चावल है। तो इन सब चीजों को जो है जीआई टैग मिला हुआ है। और यहाँ पे बात हो रही है मिथिला मखाना, सही आंसर हो जाएगा। मिथिला मखाना को इनमें से जो है जीआई टैग मिला हुआ है, सी आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, और मिथिला मखाना काफी फेमस जो है यहाँ का मखाना है बिहार का जो फेमस है। और इससे पहले भागलपुर की अगर हम बात करें तो जर्दालू आम, कतरनी धान जिसको कतरनी चावल भी कहते हैं, नवादा का मगही पान को जीआई टैग मिला हुआ है, मुजफ्फरपुर की शाही लीची मैं आपको बता चुका हूँ जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, और बिहार की जो कुल मखाना आपूर्ति है उसका 80% जो है भारत की कुल मखाना आपूर्ति का मिथिला मखाना से की जाती है। समझ गए, तो जितनी भी आपूर्ति मखाना की भारत में होती है उसका 80% तक जो है आपूर्ति बिहार राज्य करता है, जो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 का, ये करंट अफेयर में पूछा जा चुका है, किसे विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया था। करंट का क्वेश्चन है ये बेसिकली, बट आप ध्यान रखिए यहाँ पे भी इसको। ठीक है, लंगत सिख कॉलेज, बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर, नालंदा में नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल, क्या इसका सही आंसर होगा आप बताइए। ठीक है, इनमें से किसको जोड़ा गया है 2022 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। यहाँ ध्यान रखना है, आपको बताना है कि कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, क्योंकि बोध गया स्थित जो महाबोधि मंदिर है इसको 2016 में जोड़ा गया था। ठीक है, अगर हम 2022 में जो है बात करें तो इसमें धौलावीरा को जोड़ा गया था, जो गुजरात की एक उत्खनन साइट है। और धौलावीरा यहाँ ऑप्शन में है ही नहीं, तो यहाँ ई आंसर हो गया था। और ई आंसर ऐसा कंफ्यूज करता था कई बार, तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप कि ई आंसर यहाँ पे हो जाता। भारत में यूनेस्को के 40 विश्व धरोहर स्थल हैं 2021 में सांस्कृतिक श्रेणी के तहत धौलावीरा और रामप्पा टेम्पल। रामप्पा टेम्पल को काकातीय डायनेस्टी के समय पे बनवाया गया था। काकातीय जो है डायनेस्टी, ध्यान रखेंगे, तो उस समय बनवाया गया था, उसको भी इसमें जोड़ा गया था रामप्पा मंदिर को।
और धौलावीरा को। धौलावीरा गुजरात में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के समय की एक साइट है। बिहार के दो स्थलों की अगर हम बात करें तो नालंदा विश्वविद्यालय जो 2016 में जोड़ा गया, और महाबोधि मंदिर, माफ कीजिएगा, महाबोधि मंदिर जो है 2002 में जोड़ा गया था। नालंदा विश्वविद्यालय जो 2016 में जोड़ा गया और नालंदा विश्वविद्यालय महाबोधि मंदिर परिषद 2002 में, ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है। ये आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान, जिनको BRAP भी कहते हैं, द्वारा वर्ष 2020 में व्यापार करने में आसानी में बिहार ने 36 राज्यों में कौन सी रैंक हासिल की है। ये करंट के क्वेश्चन है बेसिकली। आगे से मैं कोशिश करूंगा कि करंट के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस ना किए जाए, इनको हटा दिया जाए। ठीक है, इस बार टाइप हो गए हैं तो हम इसको अभी निकाल देते हैं। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किस स्थान पे किया गया। ये भी करंट का क्वेश्चन है, और करंट के क्वेश्चंस वैसे कोई डिस्कस करने का लॉजिक बनता नहीं है, पर हाँ आप इससे ये तो समझ ही सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन करंट से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बोध गया, इसका आंसर हो जाएगा कि 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना का उद्घाटन किया गया था बोध गया में। ठीक है, सी इसका सही आंसर है। और इसी तरह के वन लाइनर जो क्वेश्चंस हैं आपसे बनते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 28 नवंबर 2022 को ऐसा किया है, और क्योंकि ये नवंबर का क्वेश्चन है तो हो सकता है कि पूछ भी ले आपसे 2022 का, और बट बहुत कम संभावना है। जो करंट अफेयर पूछा जाता है बिहार में वो 6 माह का करंट अफेयर जो है पूछा जाता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। 6 माह से ज्यादा बहुत कम संभावना होती है। अगर आपको फिर भी लगता है कि आप कुछ और करना चाहते हैं तो लास्ट 8 महीने का कर लीजिए, और 8 महीने से ज्यादा करंट अफेयर बिहार में नहीं पूछा जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर वर्तमान में प्रतिशत था जो बढ़कर कितने प्रतिशत हो गया है। ये क्वेश्चन भी करंट का है, बट इसमें आधा स्टैटिक का पोर्शन जुड़ा हुआ है, इसलिए आप इसको जरूर याद रखिएगा। पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बढ़ रहा है, तो यहाँ पूछ रहे हैं 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर क्या था, तो ये था 11.3। अगर आपसे पूछ ले कि 2011 की जनगणना के या सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था, तो 11.3 था, जो अब बढ़ के हो गया 15.3, और इस तरह ये आंसर जो है आपको करना था। यहाँ हो जाएगा 15.3, यहाँ हो जाएगा 11.3, और इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख भी सकते हैं 15.3 हो गया है, ऐसा कहा गया बिहार सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण में, जो पहले 11.3% था। बिहार में देश की कुल शहरी आबादी मात्र 3.1% थी। अगर हम 2000 सेंसस की बात करें, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही अभी क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे जनगणना से, तो 2011 के अकॉर्डिंग आपसे पूछ ले कि बिहार में देश की कुल शहरी आबादी कितनी है, तो 3.1% है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेंसस से आते हैं। पटना जिले में शहरीकरण का सबसे उच्च स्तर है 44.3%। इसके अतिरिक्त केवल 2 जिले ऐसे हैं, मुंगेर जिसमें 28.3% और नालंदा 26.2% में 25% से अधिक शहरीकरण है। बाकी सब में शहरीकरण बहुत निम्न है। आपसे एक क्वेश्चन मैं आप पूछता हूं, जिन क्वेश्चंस के सब जो मैं आपसे कर रहा हूं उनके आंसर आप जरूर दीजिएगा और बताइएगा बिहार में शहरीकरण की दर, शहरीकरण की बिहार में निम्न दर किस राज्य में, किस जिले में है। ठीक है, सबसे कम शहरीकरण बिहार के किस जिले में है, ये आप आंसर करके मुझे बताइए, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल पे चल रही है। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। ठीक है, ये टाइपिंग की मिस्टेक्स है, P30 जो है ये ट्रिक की होती है, वो आ जाती है आपको बार बार परेशान करने। तो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया शेयर्स बॉर्डर विद मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बताइए भारत के किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी झारखंड। झारखंड में कितने जिलों से लगती है, 8 से लगती है। ठीक है, झारखंड से बिहार अलग हुआ है, जस्ट नीचे झारखंड ही है। ठीक है, तो झारखंड में 8 से लगती है। और फिर इधर यूपी है, यूपी में बताइए कितना से लगती है, 7 से। आप बताएंगे मुझे क्या मैं सही बोल रहा हूँ।
और इधर कितनों से लगती है वेस्ट बंगाल में? 3 से। आप बताएंगे मुझे क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और नेपाल, नेपाल के साथ कौन कौन से जिला जो है सीमा साझा करते हैं, आप बताइए मुझे कमेंट करके। ये क्वेश्चन बहुत शानदार होते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो देख लेते हैं, दिया ही हुआ है एक्सप्लेनेशन में। झारखंड से सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों की संख्या कितनी? 8 है। कौन कौन से हैं? रोहतास है, ठीक है, औरंगाबाद है, गया है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई। तो यहाँ लिख देते हैं नवादा और जमुई। उसके बाद है बांका, भागलपुर, तो बी भी लिख दीजिए, बांका और भागलपुर। उसके बाद है कटिहार के, ठीक है। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। जब आपको इजीली याद करना हो कोई चीज, ट्रिक बनाइए। मैंने आपको पहले क्रैक नाउ पे भी बनाया था एक ट्रिक का वीडियो, जिसमें पी ले बस बस मत कर एक ट्रिक बनाई हुई थी आपको, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आप हमेशा इन सब चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे क्योंकि उत्तर प्रदेश आंसर में नहीं दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश भी माफ कीजिएगा आंसर में दिया हुआ है, तो इसका आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश भी दिया हुआ है, झारखंड भी दिया हुआ है, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे इसका आंसर डी हो जाएगा, एक से अधिक। बट अब आपको ऐसे आंसर क्वेश्चन देखने नहीं मिलेंगे। 8 है उत्तर प्रदेश से सीमा बनाने वाले बिहार के जिलों की संख्या, जिसमें पश्चिमी चंपारण है, गोपालगंज है, सीवान है, सारण है, और भोजपुर है, बक्सर है, कैमूर है, जिसको भभुआ भी कहते हैं, और रोहतास है, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो 8 जिले झारखंड के साथ सीमा साझा कर रहे हैं, और 8 जिले ही सीमा साझा कर रहे हैं यूपी के साथ। और पश्चिम बंगाल के साथ कितने हैं? तो 3 जिले हैं, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। आप मुझे बताइएगा नेपाल के साथ कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चेड़की की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? विच ऑफ द फॉलोइंग द लास्ट रेलवे स्टेशन इन बिहार ऑन द रेलवे रूट फ्रॉम भागलपुर टू मिर्जा चेड़की? पीरपंती रेलवे स्टेशन, अम्मापाली रेलवे स्टेशन, कहलगांव रेलवे स्टेशन, या फिर एक से अधिक, या कोई नहीं? बताइए क्या इसका सही आंसर होगा? भागलपुर से मिर्जा चेड़की की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, बी यहाँ पे करेक्ट है। अम्मापाली रेलवे स्टेशन पूर्वी रेलवे जोन के मालदा डिवीजन के अंतर्गत साहिबगंज लूप पे आता है। यह भागलपुर जिले के अम्मापाली के पकारिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 33 के बगल में अवस्थित है। यह स्टेशन भागलपुर से मिर्जा चेटकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। चूना पत्थर कैमूर, मुंगेर एवं रोहतास जिलों में पाया जाता है। जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। विद रेफरेंस टू मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रोहतास हैज द हाईएस्ट रिजर्व ऑफ पायराइट। लाइमस्टोन इज फाउंड इन कैमूर। भभुआ जिसको कहते हैं मुंगेर एंड रोहतास डिस्ट्रिक्ट। एंड थर्ड, गोल्ड रिजर्व आर फाउंड इन जमुई डिस्ट्रिक्ट। क्या पूछ रहा है? कथनों पर विचार करा रहा है और कह रहा सही कथन चुनिए, कौन कौन से कितने कथन जो है इसमें सही हैं। बताइए क्या आंसर होगा इसका, बताइए। इसका सही आंसर ई हो जाएगा। सही आंसर इसका ई हो जाएगा दोस्तों। क्यों हो जाएगा ई? तो देखिए, बिहार में पायराइट खनिज का सर्वाधिक भंडार रोहतास में पाया जाता है, ठीक है। बिहार में पायराइट खनिज का भंडार सर्वाधिक रोहतास में पाया जाता है। दूसरी बात है, यहाँ पे रोहतास पहाड़ी, कैमूर पठार और मुंगेर में अच्छी गुणवत्ता का चूना पाया जाता है। रोहतास पहाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये क्या कह रहा है? रोहतास पहाड़ी, कैमूर पठार और मुंगेर में अच्छी गुणवत्ता का चूना पाया जाता है। सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास में स्थित है। सबसे बड़ा चूना पत्थर का भंडार रोहतास में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है? चूना पत्थर मुख्य रूप से सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है। बिहार के जमुई जिले के सोने के प्रखंड के करमटिया में रानी पहाड़ी, बदमारिया, मरही पहाड़ी, दबाचीरा में सोना का खनिज उपलब्ध है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, ये जब मैं आपको करंट बता रहा था, मैंने बताया था कि ये हाल ही में खोजा गया है 222.888 मिलियन टन सोना धातु,
मुंगेर के इस करमटिया प्रखंड के जगह पे मिली है, ठीक है, जो देश के कुल सोने भंडार का 44% है। ये ऐसा मैंने आपको पिछले साल करंट अफेयर में बताया भी था। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बनती है? फल्गु नदी, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, निरंजना के नाम से भी आप जानते हो। ये कह रहा है किन नदियों के संगम से बनती है? लीलाजन और सोन नदी, सोन और मोहाना नदी, या फिर मोहाना और लीलाजन नदी, उपयुक्त में से एक से अधिक या एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए। द होली रिवर फल्गु फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? क्या है इसका आंसर? 18 का जल्दी बताइए मेरे को। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, मोहाना और लीलाजन नदी, ठीक है, सी इसका सही आंसर है। मोहाना और लीलाजन नदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो है इन दोनों के मिलने से फल्गु नदी जो है बनी है। फल्गु नदी भारत के बिहार में बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है। यह गया के पवित्र नगर से गुजरती है। भगवान विष्णु का विष्णुपद मंदिर इसके किनारे अवस्थित है, ठीक है। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिहार में नदियों का उद्गम पूछेगा, या फिर पूछेगा वो गंगा में या यमुना में कहाँ मिल रही हैं। तो इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार है, जो हजारीबाग से जगह पे है। इसकी मुख्य धारा निरंजना या लीलाजन कहलाती है, ठीक है। बोध गया के निकट मोहाना, जिसको मोहने नदी के मिलने के पश्चात यह फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है। 235 किलोमीटर सफर करने के बाद मोकामा के टाल क्षेत्र में गंगा में मिल जाती है, ठीक है। तो कहाँ पे? मोकामा के टाल क्षेत्र में ये गंगा में मिलती है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं बिहार में। अब वो ट्रेंड छूट गया कि बिहार का स्रोत कौन सी नदी है और आप कोसी लगा के चले आओगे, तो अब वो चीजें जा चुकी हैं। यह एक मौसमी या मानसूनी नदी है, ध्यान रखना है। तो मानसूनी या जो है मानसूनी नदी वो नदियां होती हैं जिनमें साल भर वर्षा का जल नहीं मिलता। अगला क्वेश्चन है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई है? ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन बिहार वर टी गार्डन एस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? ठाकुरगंज, बहादुरगंज, सुपौल, मोर देन वन, या फिर नन ऑफ दी एबव? क्या होगा इसका सही आंसर? बताइए। आप अपना स्कोर मुझे जरूर बताइएगा दोस्तों, क्या आपका स्कोर हो रहा है? ठाकुरगंज इसका सही आंसर है। चाय बागानों की स्थापना बिहार में ठाकुरगंज वाले रीजन में की गई है, ठीक है। तो 1992 में भारतीय चाय बोर्ड की रिपोर्ट के बाद बिहार के किशनगंज जिले में पड़ता है ये ठाकुरगंज। ये प्रखंड है, ब्लॉक है। इसमें चाय की खेती की शुरुआत की गई। किशनगंज को बिहार के दार्जिलिंग के रूप में जाना जाता है। बिहार में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किशनगंज जिला में ही होता है। जूट की अगर हम बात करेंगे तो पूर्णिया और किशनगंज में वो भी होती है जूट, और जिसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद जूट के उत्पादन में बिहार का द्वितीय स्थान आता है, उसकी बात कर रहा हूँ। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार चाय उत्पादन के मामले में बिहार देश में 5th स्थान पर है। 2022 की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 2011 के अनुसार सही क्रम चुनिए। ये डिकेडल ग्रोथ की बात कर रहा है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार अकॉर्डिंग टू असेंडिंग। ये ध्यान रखना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग पूछ रहा है, डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहा है, तो डिकेडल ग्रोथ आपको बताना है। लेकिन ये हमेशा ध्यान रखना है कि किस क्रम में लगवा रहा है, आरोही या अवरोही। जब मैं आपको बीपीएससी 66वीं के लिए पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था 67वीं में, मुझे याद है आज भी, 67वीं का जो कैंसिल हो गया था पेपर, उसमें मैं आपसे क्वेश्चन पढ़ा रहा था कि हमेशा आरोही और अवरोही ध्यान रखिएगा। और उसमें जो चाय वाला, जो धान वाला क्वेश्चन आया था कि धान की जो फसल है, जो उत्पादन है, उसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लगाइए। वो सारे आप क्वेश्चन गलत करके आए थे, मैंने आपसे पूछा भी था फिर टेलीग्राम पे। तो हमेशा ध्यान रखना है कि आरोही अवरोही वाला क्वेश्चन हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि उसको ध्यान से देखें, ठीक है। और जहां क्वेश्चन आता है कि सत्य नहीं है, जब मैंने आपसे कहा है जहां आपसे पूछ रहा हो कि सही नहीं है या सत्य नहीं है या फॉल्स स्टेटमेंट, तो उसको अंडरलाइन कर लिया करो पहले ही कि वो सत्य नहीं पूछ रहा है, क्योंकि इनमें गलती होने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ आरोही पूछ रहा है, मैंने उसको इसीलिए अंडरलाइन किया। और इसके लिए हो जाएगा सिवान, जिसकी सबसे कम, फिर किशनगंज जिसकी उससे अधिक, और फिर मधेपुरा जिसकी इससे अधिक। तो सीवान, किशनगंज, मधेपुरा अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं तो इस तरीके से ये आंसर
यहाँ पे बनता है। ठीक है, तो बिहार के जिलों का दशकीय जनसंख्या वृद्धि या फिर डिक्रीडल ग्रोथ की बात करें तो आरोही क्रम में सिवान की है 22.7%, किशनगंज की है 30.40% और मधेपुरा की है 31.12%। सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ किसकी हुई तो मधेपुरा की हुई है 31.12, किशनगंज फिर 30.40 और अररिया की है 30.25। आप दो भी याद रखेंगे तो काम हो जाता है। वैसे न्यूनतम डिकेडल ग्रोथ पूछे आपसे यानी न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले 5 जिले पूछेगा तो सबसे कम गोपालगंज की हुई है 19.02, फिर दूसरे नंबर पे दरभंगा है 19.47 और फिर मुंगेर है 20.21। ध्यान रखिएगा, अगर आप अब एक गोपालगंज याद करके चले जाएंगे और उधर मधेपुरा याद करके चले जाएंगे कि मधेपुरा में सबसे ज्यादा डिकेडल ग्रोथ है और गोपालगंज में सबसे कम डिकेडल ग्रोथ है, तो वो दिक्कत का मामला है। अब एक एक वाले क्वेश्चन से क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं बीपीएससी में, तो ध्यान रखिएगा कि आपको एटलीस्ट 3 याद होने चाहिए, वो हर चीज के 3 याद करिए। अगर आपसे वो डिकेडल ग्रोथ पूछ रहा है तो भी, या फिर आपसे वो पूछ रहा है कि किसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे ज्यादा है या जनसंख्या कम है, क्षेत्रफल कम है, वो सब में आपको 3 पता होना चाहिए। अब बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? खाद्य उद्योग की पूछ रहा है, विच फूड इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री इन बिहार। बहुत इजी क्वेश्चन है ये और कई बार पूछा भी गया है। अनाज आधारित उद्योग, दाल उद्योग, गन्ना उद्योग यानी ग्रेन बेस्ड इंडस्ट्री, पल्सेज इंडस्ट्री, ये पल्स हो जाएगा यहाँ पे, और शुगर केन इंडस्ट्री। तो इसका सही आंसर है अनाज आधारित उद्योग ही जो है प्रभुत्व है या फिर यहाँ पे डोमिनेट करता है बिहार में। अगला यहाँ देख लेते हैं, ये आंसर होगा बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में अनाज आधारित उद्योग की प्राधान्यता है। बिहार में आप जानते हो धान, मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा और जौ आदि अनाजों पर आधारित उद्योगों का विकास हुआ है। बिहार में सबसे अधिक चावल मिले चंपारण में है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा जा चुका है पीवाईक्यू में, ये अलग से क्वेश्चन हम जब आगे देखेंगे। तो सबसे अधिक चावल मिले चंपारण में और भोजपुर जिलों में है। ध्यान रखिएगा, गन्ने का उत्पादन भी चंपारण में ही सबसे ज्यादा होता है, पश्चिमी चंपारण में। राज्य में गेहूं से आटा, मैदा, सूजी, दलिया बनाने के कारखाने बहुतायत में उपस्थित हैं। पटना और गया में सर्वाधिक आटा चक्की है। ये सब ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिहार में। राज्य में लगभग 500 तेल की मिलें हैं, जिनमें से अधिकांश पटना, गया, साहबाबाद आदि में है। 2022 में पूर्णिया जिले के परोरा में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का निर्माण किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था, मैं करंट पढ़ा रहा था जब आपके लिए 68वीं बीपीएससी के लिए मैंने बताया था कि पूर्णिया जिले के परोरा में अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का निर्माण किया गया है। हो सकता है आने वाले समय में भी पूछा जाए क्वेश्चन। आगे देखेंगे, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-2022 के अनुसार 2020-2021 में बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितनी है? तो यहाँ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट पूछ रहा है, जीएसडीपी। और मैं आपको इकोनॉमिक सर्वे इतने सालों से पढ़ा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं करते अगर आप मेरे से पढ़े हैं। तो अकॉर्डिंग टू द बिहार इकोनॉमिक सर्वे, व्हाट वाज द ग्रोथ रेट ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ बिहार इन 2020-21 की बात कर रहा है दोस्तों। हालांकि आगे अब आपको करंट की चीजें याद रखनी है, 21-22 का क्यों, 22-23 का अब आप याद करके जाएंगे, बट फिर भी ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस समय 2.5 थी, सी यहाँ का सही आंसर था और बहुत लोग इसको गलत करके आ गए थे। तो ध्यान से पढ़ेंगे तो गलतियां नहीं होंगी आपसे। ठीक है, यहाँ पे 2.5 था। अब आप आगे का मुझे बताइए कि 2022-23 के लिए ये कितना है। जितने क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, अगर ये क्वेश्चनों के आंसर आप करेंगे तो आधी प्रिपरेशन तो आपकी ऐसे ही हो जाएगी, और यही सही तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने का। अन्यथा तो फिर कोई मतलब रह नहीं जाएगा, करंट है तो ये। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 24 नवंबर 21 को प्रकाशित राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बिहार के लिंग अनुपात में काफी अच्छा सुधार हुआ है। यह कि 2015-16 में से बढ़कर 2020-22 में कितना हो गया है। यानी ये पूछ रहा है कि जो लिंग अनुपात है, सेक्स रेशियो है, वो पहले इतना था और अब इतना हो गया। तो कितना था और कितना हो गया पूछ रहा है। आप बता दो कि भाई कितना था पहले और अब कितना हो गया है। ठीक है, बताइए कितना था और कितना हो गया। तो ये हो गया है 1062 से 1090। ठीक है, 1090 हो गया 1062 से। और ये 2015-16 के सर्वेक्षण के अनुसार जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसकी ये रिपोर्ट है। और अब ये 5वां है तो उसकी आपको याद रखनी होगी। 1062 से बढ़कर
1090। तो ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमेशा याद रख के जाइए बिहार जब जा रहे हैं, क्योंकि बिहार में पूछता है भाई जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में सही है। इसमें कह रहा है स्टेटमेंट दे रहा है और कह रहा है बताओ बिहार की अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सी स्टेटमेंट सही है। और आप तो एकदम जीनियस हो, आप बता दोगे कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। यानी बिहार की जो विकास दर है वो भारत में सबसे कम विकास दर में से एक है जो 2.5% है। दूसरा कह रहा है बिहार में अधिकतर प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। यानी प्राथमिक वस्तुएं यानी प्राइमरी जो है कमोडिटीज है उनका उत्पादन या प्रोडक्शन होता है, ऐसा कह रहा है। तीसरा कह रहा है अर्थव्यवस्था का व्यावसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर है, यानी द बिजनेस स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी इज स्टेबल फ्रॉम अबव। चौथा कह रहा है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या बातें सही हैं बताइए। इसमें स्टेटमेंट सही कितनी सही है बताएं। डी इसका आंसर हो जाएगा। एक से अधिक चीजें बातें जो है इसमें ठीक है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन होता है ये बिल्कुल ठीक है। और ये जब क्वेश्चन पूछा गया ग्रोथ रेट का 2.5% तो ये भी ठीक था। एक से दो बातें यहाँ पे सही हो जाती हैं, ठीक है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2.5% थी इस समय, क्योंकि जो बिहार है वो जो कोविड है कोविड की चपेट में आ गया था। तो ये ध्यान रखना है 2.5% थी, बिल्कुल बात ठीक है। और बिहार एक ऐसा राज्य है जो ज्यादातर कृषि वस्तुओं का उत्पादन ही करता है। इस तरह कथन भी सत्य है। तो ये दोनों ही बातें हो गई। अर्थव्यवस्था का व्यवसायिक ढांचा ऊपर से स्थिर ना होकर गतिशील है, ये बात वहां पे गलत दी हुई थी। 2020-2022 के लिए सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी दर कितने प्रतिशत पर बिहार में दर्ज की गई। At what percentage was the lowest female workforce participation has been recorded in Bihar for the financial year 2020-2022? बताइए कितनी थी। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में पूछ रहा है और शहरी क्षेत्र में पूछ रहा है। सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी आपको ये सब देखने मिलेगा जब आप नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे पढ़ेंगे या फिर इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, वहां से आपसे ये क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे जो है ग्रामीण 4% और शहरी 6.5%, ये वाला जो है ऑप्शन ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2022 के लिए बिहार में सबसे कम महिला कार्यबल भागीदारी LFPR जो है। LFPR क्या है, यही जो हम यहाँ पे देख रहे थे, लोएस्ट फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, इंग्लिश में LFPR कहते हैं इसको। ये ग्रामीण क्षेत्रों में केवल 4% थी और शहरी क्षेत्रों में 6.5%, जो बढ़ रही है। और बिहार ने अब जब से 35% रिजर्वेशन दिया फॉर फीमेल, तब से ये चीजें और भी बेहतर हुई हैं, हो जाएंगी आने वाले समय में। धीरे धीरे ही विकास होता है और उसी विकास की हम जो है प्रतीक्षा कर रहे हैं लंबे समय से कि विकास अब होगा तब होगा, ठीक है। तो आज के 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं और अगले 25 क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। और अगर आप दूसरा ऑप्शन चाहते हैं तो जाइए आप हमारे प्ले स्टोर ऐप पे, जहां पे अर्थ स्काई आप लिखेंगे तो ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, बताइए हमें कमेंट करके कि और क्या इंप्रूवमेंट किया जाए या फिर क्या आपके लिए एक्स्ट्रा चीजें लाई जाए, ताकि हम जल्दी से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी कवर कर सकें। थैंक यू सो मच वॉचिंग मी एंड अर्थ स्काई IAS। हैव ए गुड डे। जय हिंद।